महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल और आज ब्लैक फ्राइडे मनाया है। कांग्रेस ने तमाम बड़े नेताओं ने काले कपड़े पहने और धरना प्रदर्शन दिया। राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करना चाहते थे। आज इसी पर है देश की बात कि किस तरीके से आज गुस्सा निकालने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से सड़कों पर महंगाई को लेकर। हालांकि इस सब के बैकग्राउंड में हम सबको याद रखना होगा कि बहुत सारी एजेंसियां, जांच एजेंसियां इस समय गांधी परिवार से पूछताछ भी कर रही हैं और बीजेपी इसके बारे में कह रही है कि अपने काले कारनामों को बचाने के लिए ईडी को धमका रही है इस तरीके से प्रदर्शन करके। तो देश भर में आज प्रदर्शन हुए हैं, मुंबई, दिल्ली, तमाम जगहों पर, पटना और गुवाहाटी तक इन प्रदर्शनों की गूंज सुनाई दी है। आज प्रियंका गांधी भी नजर आई। प्रियंका गांधी ने भी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और उनको पुलिस ने कुछ देर के लिए हिरासत में रखा। कुल 64 सांसद आज हिरासत में लिए गए। पुलिस की हिरासत में थोड़ी देर तक प्रियंका गांधी भी रही। आज सुबह की जो शुरुआत हुई वो मीडिया के साथ मुखातिब हुए थे राहुल गांधी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उनको कई बार कहा कि एक तरीके से वो तानाशाही हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो देश की एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र नहीं बची हैं। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तानाशाही तरीका अपनाने और विपक्ष को खत्म करने के आरोप लगाए। कहा कि जो 70 साल में बना वो 8 साल में खत्म कर दिया। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। शुक्रवार को तय महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी, लेकिन कांग्रेस ने तय कर रखा था कि वो मार्च निकालेगी। संसद के भीतर से रायसीना हिल्स के लिए मार्च चल पड़ा। महंगाई ने आज हर परिवार के घर के बजट को बिगाड़ने का काम किया। सरकार, अर्थव्यवस्था सरकारी गलत नीतियों की वजह से कुछ बड़े औद्योगिक घरानों के हाथ में आ गई है और आम परिवार, मध्यम वर्ग महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है। लेकिन विजय चौक पर ही पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया। ये आप उनसे पूछिए, वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी इसलिए आप लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते। मगर हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। करीब 45 मिनट से जो यहाँ पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन सांसदों का चल रहा था वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और सभी कांग्रेस के सांसदों को अब दिल्ली पुलिस ने यहाँ से हटा दिया। आप देख सकते हैं ये सिक्योरिटी व्हीकल्स हैं, ये राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियाँ हैं और ये सब पुलिस की गाड़ी के साथ जहाँ भी राहुल गांधी को हिरासत में रखा जाएगा ये सब गाड़ियों को भी वहाँ ले जाया जा रहा है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं विजय चौक पर अब जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। रोड को खाली कर दें। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जैसे ही बैरिकेड पार किया, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी जमकर खींचतान हुई। इस गाड़ी में, ये डीसीपी की गाड़ी है, दिल्ली पुलिस की, नई दिल्ली पुलिस के डीसीपी की गाड़ी है, जिसमें लिटरली प्रियंका गांधी को धक्का देकर बैठाया जा रहा है। हमारे सहयोगी अशोक माले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिटेन कर दिया गया है यहाँ पर, दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है उनको, जबरदस्ती खींच के धक्का देकर उनको अंदर बंद किया। और अभी भी दरवाजा नहीं बंद करने दे रही है प्रियंका गांधी, अभी भी दरवाजा नहीं बंद करने दे रही है प्रियंका गांधी। तो ये सीधे तस्वीरें डिटेन कर लिए गए और ये गाड़ी जो है यहाँ से उनको लेके जा रही है। यहाँ पर प्रियंका गांधी है, उनको डिटेन किया गया। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद, ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं।
और कोई कुछ ना बोले, उनके लिए महंगाई तो है नहीं। उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने काला कपड़ा पहन या बाह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। गरीबों के, आम आवाम की, आम जनता की जिंदगी में जिस तरह से अंधेरा छाया हुआ है, जिस तरह से गरीबी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से लगातार जो है खाने पीने के सामान्य पदार्थ के ऊपर जो उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस चीज को लेके हम लोगों ने चर्चा की मांग की, प्रोटेस्ट किया। 2.5 हफ्ते की चर्चा, प्रोटेस्ट के बाद इन्होंने 2-2.5 घंटे की चर्चा करवाई, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री जी आके अपनी बात रखे, ना वित्त मंत्री जी के भाषण में किसी भी तरह का राहत इस देश के अवाम के लिए उन्होंने दिया। ये वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ पे गरीबी है, बेरोजगारी है, वो मानने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ पे महंगाई है और खाने पीने के पदार्थों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों तो ये बीजेपी मेड महंगाई है, महंगाई ये नरेंद्र मोदी मेड महंगाई है, बीजेपी है तो महंगाई है, प्रूव हो चुका है। मीन्स इस तरीके का सरकार पहली बार देखने को मिल रहा है इस देश में, जो संविधान को ख़त्म करना चाहता है। ये डेमोक्रेसी है, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है क्या? कोई पार्टी का कार्यकर्ता, वो कोई भी आम लोग भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसके लिए ये सरकार सुनने को तैयार नहीं, उनको दबाने के लिए कोशिश कर। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन को महंगाई नहीं बल्कि गांधी परिवार पर ईडी की कार्रवाई का नतीजा बताया। अरे राहुल गांधी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आपकी पार्टी में लोकतंत्र है क्या? आई रिपीट, मिस्टर राहुल गांधी, प्लीज रिप्लाई टू द स्ट्रेट क्वेश्चन, डू यू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी विद इन योर पार्टी? आप संसद चलने देते नहीं है सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, और आप इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे, और मीडिया आपकी सच्चाई लिखे तो आप बिके हुए हैं। हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेताओं को किंग्सवे पुलिस कैंप ले जाया गया। संसद का सत्र चल रहा है और कांग्रेस संसद के साथ साथ सड़क पर भी लड़ाई के मूड में है, लेकिन जनता में इसका कितना असर होता है ये देखा जाना अभी बाकी है। नई दिल्ली में राजीव रंजन, हिमांशु शेखर और सौरभ शुक्ला के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और आज प्रियंका गांधी मैदान में थी, आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठी, और उसके बाद जब उन्हें नहीं जाने दिया गया आगे तो वो धरने पर बैठ गई। उन्होंने बैरिकेड लांग कर ये प्रदर्शन शुरू किया और उसके बाद उन्हें पुलिस उठाकर लेके चली गई। हंगामे के बीच में ये सब कुछ हो रहा था, प्रियंका गांधी वहां से जाने को तैयार नहीं हुई तो महिला पुलिस उन्हें खींचते हुए गाड़ी में ले गई। और हमारे साथी सौरभ शुक्ला उस वक्त में वहीं पर मौजूद थे, बता रहे हैं उस वक्त में क्या क्या हो रहा था। इस गाड़ी में, ये डीसीपी की गाड़ी है, दिल्ली पुलिस की, नई दिल्ली पुलिस की डीसीपी की गाड़ी है, जिसमें लिटरली प्रियंका गांधी को धक्का देकर बैठाया जा रहा है। हमारे सहयोगी अशोक माले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी देर से दिल्ली पुलिस, ये डीसीपी की गाड़ी प्रियंका गांधी को धक्का देकर के अंदर ले जाया जा रहा है। प्रियंका गांधी बिल्कुल रजिस्ट कर रही है, वो कोशिश की जा रही है। प्रियंका लेट गई, बैठ गई थी प्रदर्शन करने के लिए, और अब जो है दिल्ली पुलिस के तमाम जवान है, यहाँ ज्वाइंट कमिश्नर है पुलिस के, वो पहुंचे हुए हैं। नई दिल्ली पुलिस की डीसीपी है, वो है, उन्हीं की गाड़ी है जिसमें प्रियंका गांधी को डिटेन किया जा रहा है। एक जो इंस्पेक्टर है उनको भी अंदर बैठाया गया है, और प्रियंका गांधी जो है बिल्कुल भी डिटेंशन नहीं करने को तैयार है, और वो जो है उनको दिल्ली पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी कह रही है कि नहीं, वो प्रदर्शन करेंगी, ये लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंचे हैं। पहले उनको समझाया गया जब वो नहीं मानी। अब देखिए सीआरपीएफ के जो जवान है, महिला जवान है, उनको भी यहाँ पर आगे बुलाया गया है। प्रियंका गांधी बिल्कुल जो है तैयार नहीं हो रही है डिटेन होने के लिए, और जो उनके जो पुलिस अधिकारी हैं वो उनको अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पे कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी डिटेन कर ली गई हैं। प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया, दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है, उनको जबरदस्ती खींच के धक्का देकर उनको अंदर बंद किया, और अभी भी दरवाजा नहीं बंद करने दे रही है प्रियंका गांधी, अभी भी दरवाजा नहीं बंद करने दे रही है प्रियंका गांधी। तो ये सीधे तस्वीरें डिटेन कर लिए गए, और ये गाड़ी जो है यहाँ से उनको
लेके जा रही है। यहाँ पर प्रियंका गांधी है, उनको डिटेन किया गया है, उनसे हम बात करने। प्रियंका जी, अरे बात तो करने दीजिए। तो प्रियंका गांधी इस गाड़ी में है, ये डीसीपी की गाड़ी है, दिल्ली पुलिस की। प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया है, वो तैयार नहीं थे। कोशिश जो है हम करते हैं कि प्रियंका गांधी से एक जो है बात कर सकें। कैन यू प्रियंका अंदर लेके जाएगा विंडो। अरे बात तो करें, तो बात करना चाहती हैं, वो बात करना चाहती हैं। प्रियंका जी क्या कहना चाहती हैं? प्रियंका जी, ये सरकार का डेस्परेशन है कि एक मामूली प्रदर्शन को नहीं होने देना। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार का डेस्परेशन है कि प्रदर्शन नहीं होने दे रहे। अभी जाइए भैया जाइए। तो ये सीधे तस्वीरें हमने दिखाई कि प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया है। और ठीक इसी तरीके से विजय चौक से राहुल गांधी को भी हिरासत में लिया गया। और जानकारी दे रहे हैं हिमांशु। पहली बस है, उसमें कांग्रेस के सांसदों को भरकर यहां से हटाया जा रहा है और इन्हें यह बताया गया है कि उन्होंने धारा 144 के नियमों को तोड़ा है और इसलिए उन्हें यहां पर हिरासत में पुलिस की तरफ से लिया गया है। 2 और बसें हैं मेरे पीछे, जिसमें जो बाकी कांग्रेस के सांसद हैं उनको ले जाया जाएगा, लेकिन जो पहली बस है उसे अब यहां से हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो कांग्रेस के सांसद हैं यहाँ पर, वो लगातार विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस के जवान बसों में लेकर यहाँ से हटा रहे हैं। बाईं तरफ आपको दिख रहा होगा पुलिस अधिकारियों का एक बड़ा जमावड़ा है और इसके ठीक बीच में राहुल गांधी हैं, जो अब भी वहां पर धरने पर बैठे हैं कांग्रेस के जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ। और दिल्ली पुलिस की तरफ से एक अनाउंसमेंट अभी यहाँ पर किया गया है कि धारा 144 इस पूरे रास्ते में लगी है और किसी को भी यहाँ पर राजनीतिक प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी गई है। और कांग्रेस के जो सांसद और नेता राहुल गांधी के साथ हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी यहाँ पर हैं, उनके चारों तरफ दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। दीपेंद्र हुडा भी हैं, पी चिदम्बरम भी हैं, दिग्विजय सिंह भी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे और ये सब यहाँ पर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। और राहुल गांधी के साथ जो कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता हैं, अब वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन को रेजिस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से जो एक कांग्रेस के सांसद हैं उनको जबरन काले कपड़े में वो यहाँ पर हैं, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। और इसी तरह की तस्वीरें हमने देखी है, कुछ कांग्रेस के जो सांसद हैं वो लगातार रेजिस्ट कर रहे हैं। ये गौरव गोगोई है जिन्हें जबरदस्ती पढ़ने पे टैक्स कम करो, अरे पढ़ने पे टैक्स कम करो। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथी उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, आज सुबह से कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किए, ऐसे प्रदर्शनों में उन्हें कितनी सफलता मिल पाई? क्या वो ये बता पाए कि उनकी पार्टी उनके साथ है और जनता उनके साथ है? क्या उसमें उन्हें कुछ सफलता मिली? जी देखिए, कांग्रेस का जो आज का प्रदर्शन था उस पर बीजेपी ने जो सवाल उठाए हैं उसके मद्देनजर अगर बात करें तो बात ये समझ में आती है कि महंगाई जो है वो पिछले कई सालों से बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह का प्रदर्शन आज महंगाई के मुद्दे पर किया और जिस तरह से उन्होंने एक रिजॉल्व दिखाने की कोशिश की, ये अब से पहले देखने को नहीं मिली। लेकिन कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो शुरू तब हुआ जब राहुल गांधी की ईडी में पेशी हुई और फिर सोनिया गांधी की ईडी में पेशी हुई और जो एक प्रदर्शन का जो सिलसिला बन पड़ा, आज के प्रदर्शन को भी बीजेपी उसी कड़ी में जोड़कर देख रही है और जताने की कोशिश कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनका हक है कि वो संसद न चलने दे, चर्चा की मांग करें और सड़क पे प्रदर्शन करें। उनके इस अधिकार को सरकार जो है रोक रही है और इसलिए राहुल गांधी जो हैं वो लगातार इस तरह के प्रधानमंत्री मोदी पर की तरीके से काम कर रहे हैं। सवाल है कि कांग्रेस ने जो आज प्रदर्शन किया है उसका जनता पर क्या असर पड़ेगा, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन क्या कांग्रेस अपने ऐसे प्रदर्शनों को आगे भी कंटिन्यू करेगी या ये वन ऑफ द प्रोटेस्ट है जो आज हुआ और खत्म हो गया और आगे महंगाई के मुद्दे पर फिर एक लंबी चुप्पी होगी। कांग्रेस पार्टी को लगातार इस तरह के मुद्दों पर सड़कों पर, कांग्रेस पार्टी के खासतौर पर बड़े नेताओं को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की जरूरत है। ये कांग्रेस पार्टी के खुद के कई जो नेता हैं वो मानते हैं, लेकिन अब तक ये देखने में नहीं आया है। ये पहली
पहली बार है कि सिलेंडर जैसे जो प्लाकार्ड है उसको लेकर चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, उनके साथ जो नेता हैं या उनके साथ जो कार्यकर्ता हैं वो चल रहे हैं। हाँ, छिटपुट तरीके के प्रदर्शन पहले भी हुए हैं। यूथ कांग्रेस या महिला कांग्रेस पहले भी प्रदर्शन महंगाई के मुद्दे पर वो करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस लीडरशिप आज इस मुद्दे पर निकलकर सामने आई है, चाहे वो संसद हो या कांग्रेस मुख्यालय हो, कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों का मानना है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अभी इन नेताओं को किंग्सवे कैंप में बिठाया गया है, अब से थोड़ी देर के बाद इनको छोड़ दिया जाएगा पुलिस की तरफ से, लेकिन आगे की रणनीति कांग्रेस अब क्या बनाती है, क्योंकि जो एक मोमेंटम बना है उसमें कांग्रेस पार्टी किस रूप में इसको आगे लेकर जा पाती है। एक और भी बात है कि विपक्ष जो है वो मिलजुल कर लड़ाई लड़ने की बात करती है, लेकिन महंगाई जैसे मुद्दे पर उनमें कोई एका नजर नहीं आता। जी बिल्कुल उमा, एक छोटा सा सवाल था, वो ये मोमेंटम का जो इससे जुड़ा हुआ सवाल है वो ये कि राहुल गांधी को लेकर ये सवाल बहुत बार उठता है कि जब कोई भी चीज आगे बढ़ रही होती है, चुनाव के जैसे बहुत गंभीर मसले होते हैं, कांग्रेस के सामने कोई क्राइसिस होता है, तो वो विदेश चले जाते हैं। वो अभी महंगाई पर यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और फिर उसके बाद उनको अगर पार्टी में वाले ढूंढेंगे या विपक्ष सरकार के लोग भी उनके बारे में हंसी उड़ाएंगे कि वो बाहर चले गए, वो एक लंबे विदेशी टूर पर हैं। तो क्या उसको लेकर कोई बात कभी की है या उनसे आज सवाल जवाब हो पाए? जी देखिए, इस पे कांग्रेस पार्टी में कोई भी बात नहीं करता, बल्कि राहुल गांधी का जो एक निजी जो हक है, अधिकार है, या जो एक प्राइवेट लाइफ है, उसकी दलील देकर बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह समझना होगा कि जो राहुल गांधी हैं वो भारत के नेता हैं, भारत देश में वो काम कर रहे हैं, और ऐसे में जिस तरह से उनका सामना है, ऐसे में उनको एक कंसिस्टेंसी दिखानी होगी और उनको टिक कर यहाँ काम करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि विदेश जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी विदेश जा सकता है, अपने निजी काम की वजह से जा सकता है, किसी से मिलने जा सकता है, लेकिन बीजेपी को इस बीच मौका मिल जाता है कि वो ये बताती है कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, और जब पार्टी को जरूरत होती है तो पार्टी के भीतर भी कईयों को ये लगता है कि राहुल गांधी को भी यहाँ होना चाहिए, लेकिन क्योंकि गांधी परिवार की जो प्रभुसत्ता है वो कांग्रेस पार्टी पर है, इसलिए कोई खुलकर नहीं बोलता। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस तरफ सोचना चाहिए, जिस तरह आपने जो ये सवाल उठाया है उसके मद्देनजर। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए उमा। और बात ममता बनर्जी की, वैसे तो ममता बनर्जी की पार्टी भी महंगाई को लेकर बेचैन दिखाई देती है। ये बात और है कि उनकी पार्टी के पार्थ चटर्जी के पास से 50 करोड़ रुपया कैश निकला, लेकिन आज वो प्रधानमंत्री से मिली हैं और राष्ट्रपति से भी मिलने जा रही हैं। तो ममता बनर्जी की इस यात्रा पे कि ये तस्वीरें आ चुकी हैं जहां पे उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, राष्ट्रपति से भी मिलेंगी ममता बनर्जी। मुलाकातों का दौर है। अब मुलाकात में राजनीतिक मसले क्या क्या हुए इसके बारे में तो ममता बनर्जी की जो आधिकारिक प्रतिक्रिया होगी उसी के बारे में, उसी का इंतजार करना होगा। हमारे साथी लेकिन राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने बताया कि इन मीटिंग्स के, इन दौरों के की वजह क्या है? प्रधानमंत्री से किस मसले पर ममता बनर्जी मिलने आई थी? देखिए, टीएमसी की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है वो कई सारी बातें साफ तौर पर दिखा रही है। हालांकि कहने को ये बताया जा रहा है कि ये जो मुलाकात हुई है पश्चिम बंगाल को आर्थिक सहायता के लिए हुई है, जो कई सारी परियोजनाएं रुकी हुई है उसको फिर से कैसे रफ्तार पकड़े केंद्र की मदद से, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हुई है। यह भी मुद्दा संभवतः बैठक में छाया रहा कि जो पश्चिम बंगाल का जीएसटी का जो पैसा बकाया है वो केंद्र रिलीज करे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि जो तलखी जो दोनों पार्टियों में थी वो तलखी को संभवतः कम करने के लिए मीटिंग हुई है। हालांकि जो कांग्रेस और सीपीएम के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी की जो मुलाकात हुई है इसके पीछे कहीं न कहीं जो ईडी जो पीछे पड़ी हुई है, प्रवर्तन निदेशालय जो पीछे पड़ी हुई है, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को बचाने के संदर्भ में मुलाकात हुई है, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है और सीपीएम लगा रही है। तो उसको देखते हुए आपको, हालांकि जब ममता बनर्जी आधिकारिक तौर पर बयान देगी, कुछ बाइट देगी, तभी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो कांग्रेस और सीपीएम जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो मुलाकात हुई है ये भतीजों को बताने की हुई है, और दोनों के बीच में जो रिश्ते जो है जो कह सकते हैं जो खराब हो गए थे, कहने की अब उस रिश्ते को कह सकते हैं कि थोड़ा जो कहते हैं नरम जो है एक दूसरे को दिखाने की बात यहाँ सामने आ सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका राजीव रंजन।
मध्य प्रदेश से अजब गजब कहानियां आती रहती हैं और ये जो कहानी है इसमें जीती महिलाएं हैं, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करने वाले राज्य में शपथ पति, देवर या पिता ले रहे हैं। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। पंचायत प्रतिनिधि का संकल्प मैं शपथ लेता हूं कि ये मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का मजाक है। सागर जिले की जयसीनगर ग्राम पंचायत में 20 वार्ड हैं। 10 वार्डों से महिला पंच चुनकर आई, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ 3 महिला पंच शामिल हुई। बाकियों के पति, पिता और देवर शपथ लेने पहुंचे और उन्हें शपथ दिला भी दी गई। अति आवश्यक कार्य आ जाने का उनके प्रतिनिधि पति उपस्थित हुए हैं। ऐसा संविधान में उल्लेख है कि पति शपथ ले सकते हैं इतने गंभीर मामले को लेकर। अपन ने बार बार सूचना दी है, बार बार हमारे सरपंच साहब, उप सरपंच साहब ने प्रयास भी किया है आने का, तो वो आने की बोल रहे हैं और नहीं आए अभी तक। कलेक्टर ने क्या आपको आदेशित किया है कि पति पत्नी ना आए तो पति को शपथ दिला सकते? नहीं, ऐसा है? नहीं है, संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है। दमोह के गैसाबाद ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित महिला सरपंच और महिला पंच के शपथ ग्रहण समारोह में पंचायत सचिव धुन सिंह ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके पतियों को शपथ दिला दी। गैसाबाद पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति की ललिता अहिरवार सरपंच चुनी गई। उनकी जगह पति विनोद अहिरवार ने शपथ ली है। 11 महिला पंच भी निर्वाचित हुई हैं। पंचायत में 20 सदस्य हैं, जिसमें 11 महिलाएं एवं 9 पुरुष पंच पद पर चुने गए। 11 पंच महिलाओं की जगह उनके पतियों ने ही शपथ ले ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में एक भी निर्वाचित महिला नहीं पहुंची थी। हंगामा होने पर देर रात सभी को दोबारा शपथ दिलाई गई। इस तरह का नियम विरुद्ध काम हुआ है। सीओ जनपद को बताया गया था, तो उन्होंने तत्काल उसको निर्देश देते हुए सही तरीके से शपथ संपादित करवाई गई है। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे उनको शपथ दिलवाई गई है और हमने सीओ जनपद से विस्तृत रिपोर्ट इसकी मांगी है। रिपोर्ट आते ही सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं भारत की अक्षमता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सरपंच पद ग्रहण कर रहा हूँ। पन्ना जिले के मधुपुरा में सरपंच बनी आराधना सिंह शपथ ले रहे हैं। उनके पति हाकम सिंह, पति शपथ ले रहे हैं और चुनी हुई सरपंच घूंघट में किनारे बैठी है। निकाय चुनाव में जीत का दावा कर जमकर पटाखे चलाने वाली बीजेपी अब कह रही है निकाय चुनाव पार्टी नहीं व्यक्तिगत आधार पर लड़े जाते हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरपंचों के चुनाव या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होते हैं ये दलगत आधार पर नहीं होते, ये व्यक्तिगत आधार पर चुनाव लड़ते हैं। अब इस बारे में संबंधित अधिकारी जानकारी दे सकते हैं। ये देश का एक अलग तरह का लोकतंत्र है जिसमें विधायकों की, सांसदों की, जनप्रतिनिधियों की मंडियां लगने लगी है, बोलियां लगने लगी है। मध्य प्रदेश तक इसका एक अलग तरह का उदाहरण है। इसमें जनपद खरीदे गए 25 लाख में, जिला पंचायत खरीदे गए 2 करोड़ में, पंच खरीदे गए 5-5 लाख में। पति ने शपथ ले ली पत्नी की जगह। ये मेरे मध्य प्रदेश में संभव है, शिवराज के राज में संभव है। देश के लोकतंत्र को कैसे हत्या की जाती है उसके उदाहरण यही मिलेंगे। एमपी वाकई गजब है। सरपंच और पंच के चुनाव में पत्नियों की जगह पतियों ने शपथ ले ली। इस मामले में जब हम राज्य चुनाव आयोग से जवाब मांगने आए तो हमें पंचायती विभाग का पता दे दिया गया। पंचायत विभाग ने किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब तो हमारे पास है ही कि सरकारी तंत्र ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश के आगरा में एक हत्या से सनसनी फैल गई है और इस पूरे मामले में और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ शुक्ला। सौरभ, बताएं क्या हत्या हुई है, किसकी हत्या हुई है, माफ करिए, और क्या पूरा मसला है? बिल्कुल एक जघन्य हत्याकांड हुआ है। आगरा में एक सराफा व्यापारी की हत्या की गई है। उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जो हत्या का आरोपी है वो बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी आगरा का कार्यकर्ता है और इन्होंने पहले जो सराफ है, इसका नाम नवीन बताया जा रहा है, उसको गोली मारी और उसके बाद गोली मारने के बाद इसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये लोग बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ये एक जगह रुके खून पोंछने के लिए, खून साफ करने के लिए, तो उन्हें वहां पर गश्त कर रही जो पुलिस ने देख लिया। जब पुलिस ने उनसे पूछा, उनको रोका, पूछताछ शुरू की, तो उन्होंने पुलिस से ही पिस्टल तान दी। फिर पुलिस ने मशक्कत के बाद उनको गिरफ्तार किया
पुलिस ने जो युवक जिस नवीन की हत्या की गई, इसमें इस्तेमाल की गई पिस्टल और धारदार हथियार को भी बरामद कर लिया है। और बताया जाता है कि जो युवक है जो उसको पकड़ा गया, इस पर हत्या का आरोप, उसका नाम टिंकू भार्गव है। ये भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा का सदस्य है और अभी जो हत्या हुई है उसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। लेकिन जिस तरीके से हत्या हुई है उससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पहले जो शराब व्यापारी है उसको गोली मारी और उसके बाद सब धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो उसके शरीर के और टुकड़े करके बोरे में बांधकर उसे ठिकाने में लगाने जा रहे थे। तब पुलिस ने जो गश्त कर रही थी उन्होंने देखा और उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने पुलिस पर ही पिस्टल तान दी। फिर अब उनके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आगे मामले की जांच की जा रही है। अभिषेक। दिल्ली एनसीआर में सीयूईटी की परीक्षा आज कई कारणों की वजह से फिर से रद्द करनी पड़ी। ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है। कई केंद्रों पर सीयूईटी की परीक्षा नहीं हो पाई। छात्र 2-3 घंटे तक वेट करते रहे, इंतजार करते रहे, उनको बिठाकर भी रखा गया लेकिन परीक्षा शुरू नहीं हुई। ऐसा ही आलम और भी जगहों पर था और ये जो पूरी वजह है ये कहा जा रहा है तकनीकी गड़बड़ी थी और इस बारे में अभी और रिपोर्ट मांगी गई है जो इस परीक्षा को जो जिन्होंने आयोजित किया है उन्होंने। नोएडा में सेक्टर 64 के सीयूईटी परीक्षा केंद्र के बाहर अफरा तफरी का माहौल है। बच्चों को आने क्यों नहीं दे रहे वो? केंद्र के अंदर बच्चे 3 घंटे से सीयूईटी परीक्षा देने के लिए बैठे हैं और बाहर अभिभावकों का गुस्सा बढ़ रहा है। भूखे प्यासे बच्चे बैठे हुए हैं, पानी की बोतल भी नहीं जाने दिया इन्होंने। अब बता रहे हैं कि कैंसिल है। 9 बजे से एंट्री करवाया हमने और 9 बजे के बाद से अब हो रहा है ये। हंगामा बढ़ता देख एनटीए परीक्षा केंद्र के अंदर पुलिस, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से लेकर बाउंसरों तक को बुलाना पड़ा। लेकिन इस परीक्षा केंद्र पर लगातार 2 दिनों से सीयूईटी की परीक्षा रद्द होने से अब सभी निराश हैं। 3 घंटे बाद जब सीयूईटी परीक्षा केंद्र से छात्र बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि घंटों बैठे रहने के बावजूद ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो सकी। ऑनलाइन में क्या दिक्कतें आ रही थी ये भी उन्होंने बताया। हमारे 2 पेपर हो गए थे और बाकी 2 बच्चों के तो कुछ भी नहीं हुआ। आधे बच्चों का पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ और हमारे 2 पेपर बहुत अच्छे चले गए लेकिन वो अब रद्द हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अंदर आपको तकरीबन 3-4 घंटे तक बैठा रखा वहाँ पे। उसके बाद में आप बोला कि ये कैंसिल हो गया और हमारे क्वेश्चन पेपर भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। टाइम चलता जा रहा था, क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहे थे। अच्छा, तो कुछ ऑनलाइन पर दिक्कत थी परीक्षा में? ऑनलाइन सर्वर डाउन थे। लैपटॉप अपने आप ही चल रहा था। अपने आप आंसर पे टिक्स हो रहे थे। किसी का लैपटॉप मतलब पे आंसर जो थे खुद ही टिक हो रहे थे और खुद ही आगे रीसेट हो रहे थे। मतलब जो भी था काम अच्छे से नहीं कर रहा था, बहुत बेकार था। सीयूईटी के इस परीक्षा केंद्र में 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और उनको छोड़ने अभिभावक आए थे। लगातार 2 दिनों से परीक्षा स्थगित होने और पहले से कोई जानकारी न मिल पाने से अभिभावकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। क्या ये लोग कंपनसेट करेंगे हमें? पागल है क्या? सुबह भी खड़े हैं यहाँ पर। हरासमेंट है यार। 7 o'clock से हम आ रहे इतने लाखों लोग वो व्हाट? सीरियसली ये बच्चों का एग्जामिनेशन है, हरासमेंट है। देयर हैज टू बी अ लीगल केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर दिस। समबडी हैज टू चैलेंज। मैं अकेले आ रही हूँ नई दिल्ली से। मैंने 2 एग्जाम दिए। आई वाज गिविंग माय 3rd एग्जाम एंड उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया। 2 एग्जाम मेरे हो चुके थे एंड 3rd एग्जाम पे पेपर कैंसिल। ये अब नहीं माना जाएगा। कौन आंसरेबल है? But this is not acceptable. अगर आप हैंडल नहीं कर सकते, why did you do this? Why the hell did you do this? आप मुझे एक बात बताओ ना, अभी पेपर नहीं हुआ, सेमेस्टर कब शुरू करेंगे? ये बच्चे पागल हैं क्या? 7 बजे से बच्चे के लिए कितना हरासमेंट है, ये एग्जाम है। ये हाल सिर्फ नोएडा के सेक्टर 64 का ही नहीं, दिल्ली के पालम विहार, रोहिणी और गुरुग्राम के परीक्षा केंद्रों की परीक्षा भी स्थगित होने की खबर है। दिल्ली के पालम विहार के इस परीक्षा केंद्र पर भी सीयूईटी की परीक्षा स्थगित हो गई है। यहाँ सिक्किम से लेकर पंजाब तक से अभिभावक अपने बच्चों को परीक्षा दिलाने के लिए आए हैं। 9 तारीख की मेरी फ्लाइट है, 2 टिकट हमने करा रखी है, अब उसको कैंसिल कराना पड़ेगा।
ऐसा हम लोग रुके हुए हैं, होटल में रुके हुए हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अरे कैंसिल कितना टाइम लगता है, इतने सारे मेल दे रहे हो आप, एक कैंसिल तो लिख दो। मैं फादर वाज इन आर्मी और उन्हें छुट्टी नहीं मिली तो मैं अकेली आई यहाँ पे, और यहाँ पे आके ये हो रहा है तो अब मैं कितना अकेले ट्रैवल करूंगी। ऐसे मुझे तो लोकेशंस भी नहीं पता है, मुश्किल से लोकेशन ढूंढी। 9 की टिकट है मेरी शताब्दी में सुबह 7:30 बजे की, अब वो भी कैंसिल करवानी पड़ेगी हमें। सुबह हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि 95% जो परीक्षा है उसको करवाया जा रहा है सुचारू तरीके से। कुछ परीक्षा केंद्रों पे तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन आप देखिए इतने बड़े बड़े परीक्षा केंद्रों पर अगर इस तरीके की दिक्कत है, रोहिणी से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी कुछ परीक्षा केंद्रों पर जो है वो परीक्षा को रद्द करना पड़ा है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही शर्म की बात है। हैरानी की बात यह है कि शाम 4 बजे तक एनटीए के ना तो इस ट्विटर हैंडल पर स्थगित परीक्षा की जानकारी थी और ना ही वेबसाइट पर कोई अपडेट था। लोगों को ऑनलाइन परीक्षा का अपडेट केंद्र में मौजूद बाउंसर और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से लेना पड़ रहा था। ये हालत तब है जब CUET की इस परीक्षा से देश भर के 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। नई दिल्ली से अक्षय डोंगरे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिरंगा यात्रा को लेकर खूब सारे इंतजाम किए हैं, यानी कि तिरंगा कार्यक्रम वो करने जा रहे हैं। 14 अगस्त को 5 बजे राष्ट्रगान गाने के लिए उन्होंने अपील भी की है और ये भी कहा है कि वो छोटे बच्चों को खुद तिरंगा बांटेंगे। आज मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 14 तारीख को हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, उसके पहले वाली शाम को 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गाए। दिल्ली में हम इसके आयोजन के लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों को तिरंगे बांटने वाले हैं। जो अपने से ले सकते हैं अपने से तिरंगे का इंतजाम कर ले, बच्चे पेंटिंग करके तिरंगा बना लें, जो लोग तिरंगा खरीद सकते हैं खरीद लें, और 25 लाख तिरंगे दिल्ली सरकार दिल्ली में लोगों को बांटेगी। आज से ठीक 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शिलान्यास किया था राम मंदिर का, और अब 40% तक काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी और भी वक्त लगेगा इस मंदिर के पूरे निर्माण कार्य में। राम मंदिर की आधारशिला को रखे हुए अब 2 साल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी 2 साल पहले यहाँ इसी दिन इसी तारीख को आए थे, और अब यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं उनका ये कहना है कि करीबन 40% काम पूरा हो चुका है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है हम लोग के लिए जब हम इतने बड़े पत्थर देखते हैं और इतनी ये क्रेन्स देखते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये जो बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थर हैं या ग्रे कलर पत्थर हैं, ये प्लिंथ बन रही है, और इसी प्लिंथ की आधार पे फिर ऊपर मंदिर का फर्स्ट फ्लोर और ऊपर और कार्य होगा। तो ये प्लिंथ करीबन 27 फीट की होगी और अभी ये काम जारी है। आपको याद होगा 2 महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे, उन्होंने गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित की थी। तो उधर अब पिंक सैंडस्टोन लगने लगा है, ये सैंडस्टोन राजस्थान से आ रहा है और मंदिर उसी सैंडस्टोन से बनना है, तो वो उस तरफ को लग रहा है। यहाँ से आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके आगे हमें जाना अलाउड नहीं है। लेकिन जो इंजीनियर्स है वो यही बता रहे हैं कि उधर से आगे की तरफ मंदिर का कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा और दिसंबर 2023 और मार्च 2024 तक जो फर्स्ट फ्लोर है मंदिर का, वो उसका कार्य संपन्न हो जाएगा और खत्म भी हो जाएगा, और फिर वो दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। पॉलिटिकल टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, 2024 में नेशनल इलेक्शन है। पूरे मंदिर का जो कार्य है उसको खत्म होते होते और समय लगेगा, लेकिन फिलहाल यही स्थिति यहाँ पे है। प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।